हेलो बच्चों, आज हम करेंगे बच्चों अपने क्लास 12th के इंडियन इकोनॉमी का यूनिट 3 यानी कि जिसमें एक ही चैप्टर आता है इंडिया एंड इट्स नेबर या इंडिया चाइना पाकिस्तान। इस चैप्टर की वेटेज 8 नंबर तक की होती है, जिसमें MCQ 3 मार्कर्स 4 मार्कर्स या 6 मार्कर तक के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज के हमारे इस वर्कशीट के अंदर मैंने हर तरह के क्वेश्चंस डाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो बहुत ही छोटा सा डिस्कशन रहने वाला है क्योंकि एक ही चैप्टर है आज, लेकिन हाँ क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप साथ साथ ध्यान से सुनते रहना और अब आप भी अपने प्रैक्टिस करते रहना और देखना कि ये सारे क्वेश्चंस आप आ पा रहे हैं, कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछ रहा है द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक इकोनॉमी कौन सी है। तो ऑब्वियसली दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक इकोनॉमी आपको पता ही है, हमारा प्यारा भारत देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। सेकंड, OECD स्टैंड्स फॉर, तो ये एक डेटा बेस्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। OECD, तो इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हमको जो यूरोपियन दे रखा है वो गलत दे रखा है, देखो A ऑप्शन में, B ऑप्शन में, C ऑप्शन में। सही उत्तर है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद क्वेश्चन 3 है विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज़ फॉलोड इन चाइना। चाइना में पूछ रहा है कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो हुआ था। तो जब हमने इस चैप्टर में चाइना के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि चाइना जो है उसने सोशलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल जो था वो फॉलो करा था, यानी कि पब्लिक वेलफेयर वहाँ का मेन मोटिव था। उसके बाद फोर्थ, चाइनाज HDI रैंक इन द वर्ल्ड इज़, चाइना की HDI रैंक जो है वो क्या है। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उसके हिसाब से हमें चाइना की रैंक बतानी है, विच इज़ 81। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ मोर इन, पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग रहते हैं उनकी संख्या कहाँ ज़्यादा है। तो ये भी आपको पता होगा डेटा, इंडिया के अंदर ही प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन ज़्यादा है। उसके बाद 6th है वाइल इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट नेशंस इन 1947 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है इंट्रोडक्शन के अंदर कि चाइना या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो उसका ईयर था 1949। चलो, तो ये कुछ छोटे मोटे MCQ थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से हमारे 3 मार्कर और मेन क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसमें पूछ रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल प्राइजिंग एडॉप्टेड बाय चाइना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डुअल प्राइजिंग का, तो जब आप स्टडी करोगे तो डुअल प्राइजिंग मॉडल को चाइना का, इसको ज़रूर पढ़ना। इसके अंदर आप ये सब बातें बता सकते हो कि चाइना में 1978 के अंदर जब रिफॉर्म्स शुरू हुए तो चाइना ने एक डुअल प्राइजिंग पॉलिसी मॉडल फॉलो करा। अब इसको डुअल प्राइजिंग पॉलिसी मॉडल क्यों बोला, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने प्राइजेस को फिक्स कर दिया था, लेकिन वो कुछ क्वांटिटी के लिए ही फिक्स कर रखा था, यानी कि पर्टिकुलर क्वांटिटी एक फिक्स्ड प्राइस पर ही खरीदी जाएगी, ये सरकार ने निर्धारित कर दिया था। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं कर रखी थी वो मार्केट रेट से ही डिटरमाइन होंगी, इंडस्ट्री से ही डिटरमाइन होंगी वाया फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो यानी कि इस पूरे प्राइसिंग मॉडल में गवर्नमेंट का रोल भी था जो कुछ पर्टिकुलर लिमिट तक फिक्स रखती थी, और मार्केट फोर्सेस का रोल भी था, इसीलिए इस मॉडल को बोलते थे डुअल प्राइसिंग पॉलिसी। तो ये चाइना ने अडॉप्ट करी थी, ये हमको पता होनी चाहिए। फिर है इसी तरह क्वेश्चन 8, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इग्नोर मत करना। इसमें पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी इंडिकेटर्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आगे लिखा है हाउ स्ट्रांगली डू यू फील दैट दे शुड बी कंसिडर्ड एज इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस। तो छोटा सा पॉइंट तो ये पूछ रहा है कि लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या होते हैं और हमें इन इंडिकेटर्स को डेवलपमेंट का इंडिकेटर मानना चाहिए या नहीं, इस पर कह रहा है डिस्कशन करो। तो खैर लिबर्टी इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं, जो बेसिकली ये बताते हैं, एक कीवर्ड दे रहा हूँ, डिग्री ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि सिंपल भाषा में कि किसी भी देश के अंदर एक तरह से जो सिविल या राजनीतिक आज़ादी है वो कितनी है। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स तो हम देशों के देख लेते हैं, लिटरेसी रेट ये वो, लेकिन वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें
कितनी आज़ादी है अपने ख्याल रखने की या पॉलिटिकल राजनीतिक आज़ादी कितनी है, इन इंडिकेटर्स को लिबर्टी इंडिकेटर्स बोलते हैं। फिर आगे का क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या आप इन इंडिकेटर्स को डेवलपमेंट इंडिकेटर्स मतलब समझते हैं, तो आपको इसका आंसर लिखना है बिल्कुल यस, हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये भी किसी देश के डेवलप होने या ना होने को दर्शाता है। अब इसमें आप एग्जाम्पल ज़रूर दे सकते हो, जैसे कि हमने नोट्स में भी लिख रखा है। एक एग्जाम्पल है कि भाई उस देश का जो जुडिशरी सिस्टम है वो कितना फ्री है, यानी कि न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है, ये एक अच्छा पैरामीटर है। अगर किसी देश में जुडिशरी फ्री है तो ये एक अच्छी बात है, ये एक डेवलप्ड नेशन की पहचान है, और अगर नहीं है तो कम डेवलप्ड नेशन की पहचान है। तो ये एक लिबर्टी इंडिकेटर का एग्जाम्पल है, तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो इसीलिए आपको इसका आंसर यस लिखना है कि यस, लिबर्टी इंडिकेटर्स जो है उन्हें हम डेवलपमेंट का इंडिकेटर मानेंगे या मानना चाहिए, बिकॉज ये किसी भी देश के डेवलप होने या ना होने को दर्शाते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करके जाना। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने इसलिए डाला क्योंकि जो चाइना की इकनॉमी है उसमें जो अलग अलग मूवमेंट्स हुए थे वो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई भी पूछ सकता है। बट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में डाला है एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना इनिशिएटेड इन 1958। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स जो आप अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करना। सबसे पहले माओ, MAO, जिसने ये इनिशिएट करा था पूरा प्रोसेस, उसका नाम बताना है कि यस वहाँ से शुरू हुआ था। दूसरा आपको बताना है इसका ऑब्जेक्टिव, कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड का ऑब्जेक्टिव ये था माओ का कि हमें चाइना की इकनॉमी को आगे लेकर जाना है। कैसे? वाया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाएं ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके, और काफ़ी तेज़ी से ये काम होना चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन माओ ने शुरू करा था। बाकी तीसरा पॉइंट इसमें ये बता सकते हो कि माओ ने मोटिवेट करा था लोगों को कि अपने बैकयार्ड में भी आप इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हो, यानी कि कोशिश ये थी कि छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति अगर है, ज़्यादा या छोटा प्लांट बड़ा प्लांट अगर लगाना है, इंडस्ट्री लगानी है, सेटअप करना है, तो वो कर सके, सो दैट प्रोडक्शन काफ़ी रैपिडली बढ़ सके। तो ये GLF कैंपेन का मतलब मेन क्रक्स था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये एक एग्ज़ाम में पूछ चुका है, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा, PYQ है। इसमें क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन एनी 2 सिमिलर डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज ऑप्टेड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखो, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बताया था कि इंडिया एंड पाकिस्तान की डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी बिल्कुल सिमिलर ही है ना, तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस क्वेश्चन उसी पर पूछता है कि कोई भी 2 ऐसी सिमिलर डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजिकल पॉइंट आप बता दो। तो इसमें आप 2-3 पॉइंट बता सकते हो पूरी कहानी स्टार्टिंग से, कि इंडिपेंडेंस दोनों का लगभग सेम टाइम से ही स्टार्ट हुआ 1947 से। उसके बाद दोनों ने ही मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम मॉडल फॉलो करा, जिसमें मतलब पूरी तरह से ना तो कैपिटलिस्ट थे ना पूरी तरह से सोशलिस्ट थे। उसके बाद स्टार्टिंग में पब्लिक सेक्टर जो था उसको डोमिनेंट रोल दिया गया काफ़ी सालों तक। फिर पुअर परफॉर्मेंस होने की वजह से पब्लिक सेक्टर के रोल को थोड़ा थोड़ा कम करके प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज़ करा गया। तो इस तरह से मतलब आप कोई भी 2 पॉइंट बता सकते हो जो इंडिया और पाकिस्तान के डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी में सेम है, बस सिंपल। बाकी रिफॉर्म्स का पॉइंट एंड में और डाल सकते हो कि पाकिस्तान में 1988 में आते आते रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए और इंडिया के अंदर लगभग 2 साल बाद 1990 और 91 के आसपास रिफॉर्म स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर में से पूछ लेता है। जैसे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इंडिया एंड चाइनाज सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स GVA मतलब GDP ही। तो यहाँ पर आपको वो ऑलरेडी एक टेबल बनाकर देता है ना। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे जो फर्स्ट 3 कॉलम है वो है GDP में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है ना, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना और सर्विस सेक्टर का कितना। और दूसरा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, यानी कि कितने प्रतिशत जनता या वर्कफोर्स जो है वो कहाँ पर एंगेज है ना। तो इसमें जो उसने बोला कंपैरिजन करके दिखाओ, वो इंडिया और चाइना का बोला। तो आप इसमें ये दिखा सकते हो, अगर हम इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करें तो आप 3 पॉइंट्स बनाना एग्जाम में। सबसे पहले लिखना एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में बताओगे कि इंडिया का 43% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, यानी सबसे ज़्यादा, लेकिन GDP में कंट्रीब्यूशन मात्र है 16%, है ना।
तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट शो कर रहा है। लेकिन चाइना में फिर इसी बात को आप एग्रीकल्चर सेक्टर में बताना कि चाइना में मात्र 26% लोग ही एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, कम है मतलब, है ना, और इसीलिए जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी कम है, सिर्फ 7% है। ठीक है, तो पहला पॉइंट एग्रीकल्चर का खत्म। फिर आप दूसरा पॉइंट बताओगे जो होगा आपका इंडस्ट्री सेक्टर का। सेम इसी तरह कि 25% लोग इंडिया के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर में इन्वॉल्व हैं और जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 30% का। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में 28% लोग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, देखो 41% का। तो ये इसका मतलब थोड़ा सा चाइना का इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा रुझान दिखा रहा है और वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, तो वो उनका स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो गया। फिर तीसरा पॉइंट आप सर्विसेज का बना देना। सर्विसेज के अंदर ये पॉइंट आ जाएगा कि इंडिया के 32% वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, 54% हमारा सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो इंडिया जो है वो सर्विस सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। और चाइना में आप बता सकते हो, चाइना में देखो 46% वर्कफोर्स लगा हुआ है सर्विस सेक्टर में, मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्कफोर्स है, लेकिन कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, 52% ही है। तो चाइना जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा आगे है, भारत जो है वो सर्विस सेक्टर में थोड़ा सा एफिशिएंट और बेहतर है। एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों का लगभग अपने अपने हिसाब से है। तो ये आप 3 पॉइंट्स में बना के आंसर को इस तरह से कंपैरेटिवली प्रेजेंट करना, लिखना, मतलब बड़ा अच्छा इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये एग्जाम में आ चुका है, तो ये ऐसा नहीं कि आप सोचो अरे सर ये क्या आ गया, ये एग्जाम का क्वेश्चन है PYQ। इसमें आपको वो डेटा खुद दे देगा पूरा का पूरा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, है ना। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का अपना ये एक 2017 से 19 के दरमियान का डेटा है। तो खैर डेटा तो चेंज होता रहता है, लेकिन ये इन्होंने खुद पूरा डेटा दे रखा होता है। अब वो बस सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसमें एग्ज़ाम में आया था, इसमें पूछा आइडेंटिफाई 1 इनकम इंडिकेटर एंड 1 हेल्थ इंडिकेटर ईच। तो तीनों देशों का एक हेल्थ और एक इनकम इंडिकेटर आपको बताना है। तो इनकम इंडिकेटर में तो आप सिंपल ये वाला बता दो, येलो कलर, देखो नाम में इनकम आ रहा है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो तीनों देशों की वैल्यू को कंपेयर करके बता देना कि भाई चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2, पाकिस्तान नंबर 3, बस। और दूसरा उसने पूछा हेल्थ इंडिकेटर। तो हेल्थ इंडिकेटर में आप कोई भी बता सकते हो। बाकी हेल्थ इंडिकेटर में जैसे ये हो गया मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, है ना। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में भी आप बता दो कि चाइना का सबसे कम है, तो मतलब विच इज़ वेरी गुड, तो वो रैंक 1 हो गया एक तरह से। इंडिया का नंबर 2 और फिर पाकिस्तान का सबसे खराब 140, सबसे ज़्यादा, है ना। तो बस ये एक हेल्थ इंडिकेटर हो गया। और दूसरा कह रहा है कंपेयर इंडिया एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ 1 इंडिकेटर आइडेंटिफाइड अबव इन पार्ट 1। तो आपने कोई भी जो इनकम इंडिकेटर या हेल्थ इंडिकेटर ऊपर लिया, उसमें से इंडिया और चाइना को कह रहा है कंपेयर करके बता दो। तो आप इसमें अच्छा आंसर बताने के लिए मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को ले लेना। उसमें ये फ़ायदा है कि आप ये बता सकते हो कि भाई इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ शायद उतनी अच्छी नहीं है, हेल्थ या न्यूट्रिशन का उतना ध्यान नहीं रखा जाता, इस वजह से यहाँ पर इंडिया का मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट थोड़ा ज़्यादा है, जो एक ख़राब बात है, हमें इम्प्रूव करना चाहिए। और चाइना के अंदर मेडिकल सुविधाएं थोड़ा सा बेटर है, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ थोड़ा अच्छे हैं, इस वजह से वहाँ पर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट थोड़ा कम है। तो बस, तो आपको कंपेयर करने में ईजी हो जाएगा। तो ये PYQ क्वेश्चन था, इसलिए आपको दिखाया। बाकी ये कुछ बेसिक इजी क्वेश्चंस हैं दिखाने के लिए, PYQ में आए थे MCQ के 1 नंबर के, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। सही पेयर हमको पहचानना है कि कौन सा है। तो जैसे डुअल प्राइसिंग का लिखा है इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, तो ये तो गलत पेयर हो गया। बी में लिखा है सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और आगे लिखा है टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये चाइना ने करा था, अगर आपको रिफॉर्म पता हो तो ये मुझे वैसे करेक्ट पेयर लग रहा है। बाकी कॉम्यून सिस्टम, फिर आगे लिखा है बैकयार्ड बेस्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो ये भी गलत लग रहा है क्योंकि ये तो GLF का था। और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन में लिखा है कलेक्टिव फार्मिंग, तो ये भी गलत दे रखा है। तो यही मुझे सही लग रहा है, जो बी और सेकंड है बिल्कुल। तो ऑप्शन यहाँ पर बन गया बी और सेकंड, ये हमें करेक्ट मैच दे रखा है ना। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो इसीलिए मैंने डाला। ऐसे ये भी एक PYQ क्वेश्चन है, देखो स्टेटमेंट बेस्ड, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, फिर आपसे पूछेगा कि कौन सही कौन गलत या क्या। तो पहला स्टेटमेंट है इन 2018-19
26% ऑफ द वर्क फोर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीवीए इन चाइना इज 7%। तो ये ऊपर की टेबल में भी आप देखोगे तो सही बात है। और स्टेटमेंट 2, इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीवीए वर 16 एंड 24% रेस्पेक्टिवली, बट प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स दैट वर्क इज मोर इन इंडिया। तो ये भी बात सही है, इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूशन तो कम है एग्रीकल्चर में, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही दे रखे हैं इसके अंदर, है ना। तो ये डेटा बेस्ड एक क्वेश्चन आया था एग्जाम का। और इसी तरह एक और लास्ट क्वेश्चन भी देख लो, ये भी एग्जाम में आया है। स्टेटमेंट 1 में लिखा है इन 1978 लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स टू द इंडिविजुअल हाउस होल्ड फॉर कल्टिवेशन, राइट। तो चाइना के अंदर तो ये हुआ था, ट्रू। और स्टेटमेंट 2 में लिखा है अंडर कम्यून सिस्टम प्रोफेशनल्स वर सेंट टू द वर्क एंड लर्न फ्रॉम कंट्री साइड। ये गलत है, क्योंकि ये वाली जो कहानी है प्रोफेशनल्स को जो कंट्री साइड पर भेजकर काम सीखने के लिए भेजा गया, ये ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन का पार्ट है, कम्यून सिस्टम के अंदर ये नहीं आता। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो पहला तो सही दे रखा है लेकिन दूसरा गलत दे रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बन गया। बस, तो ये वाला यूनिट बहुत इजी यूनिट है, इंडिया चाइना पाकिस्तान, इसके नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इसमें आप 3 चीज़ों पे फोकस करो, तीनों देशों में क्या क्या चीज़ें हुई, मेनली तो खैर चाइना की हैं वो पता होनी चाहिए। दूसरा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का अच्छे से कंपैरिजन पता होना चाहिए। और तीसरा तो आपका जो ये वाला एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन था, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन और वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस पर कंपैरिजन करना आना चाहिए। बस, तो ये छोटा सा टॉपिक था जो हमें आज करना था। तो आई होप अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, लेकिन इनकी लिखकर एक बार रिटन प्रैक्टिस आप भी करके देखना, सो दैट आंसर की लेंथ, वर्ड्स सब कुछ सही बन पाए और लैंग्वेज एग्जाम में आप सही नोट कर लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप अच्छे से आपको समझ आया होगा। बाकी मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।